दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ेगा तो शनि, मंगल, राहु और केतु अपनी ये दशा अंतर्दशा में भी जातक के जीवन को बहुत ही गहराई से प्रभावित करते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है वीणा और ये कुंडली आई है बिदर, कर्नाटका से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वो है जो 2 हिस्सों में जाता है। आज है शनिवार और कल सुबह रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो मैं कुंडली चुनूंगा उसके लिए आप लोग प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखें और अपने प्रश्न भी लिखें और फिर रविवार का कार्यक्रम देख लिया करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बताऊं आपको कि कार्यक्रम आरंभ करूं, ये 2 हिस्सों वाला कार्यक्रम है जो एक शनिवार को सुबह में जाता है और एक फिर शनिवार को रात्रि में 8 बजे जाता है। 2 हिस्सों में इसका प्रसारण होता है। एक ये अभी लग्न कुंडली होगी, शाम के कार्यक्रम में लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन होता है। आइए मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली में, इनका जन्म हुआ है दक्षिणायन धाता संवत्सर में। धाता संवत्सर में जन्मे लोगों में 2039 विक्रम संवत 1905 होगा। धाता संवत्सर का ये व्यक्ति होगा, दक्षिणायन में जन्मे हैं। एक बड़ी अद्भुत बात होती है कि ये व्यक्ति अपने चिरंतन सुख को समझने वाला होता है। जीवन के वास्तविक रहस्यों को व्यक्ति बड़ी ही गहराई से समझने वाला होता है। वो कभी भी छिछली जानकारी में विश्वास नहीं करता। संपूर्ण जानकारी और बिल्कुल ही सतही ज्ञान से परे जाकर के किसी भी ज्ञान के मूल रहस्य को समझने की चेष्टा करता है। ये धाता संवत्सर का प्रभाव होगा। धनी मानी तो होते ही हैं, पर विलक्षण बुद्धि के कारण इनको कभी भी किसी का दिया हुआ धन रास नहीं आता। ये मतलब अपने बल पे ही सब कुछ करना चाहते हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाते हैं और दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ जाता है। दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ेगा तो शनि, मंगल, राहु और केतु अपनी ये दशा अंतर्दशा में भी जातक के जीवन को बहुत ही गहराई से प्रभावित करते हैं। ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। इनका जन्म शरद ऋतु में हुआ है। इसके कारण व्यक्ति कई बार अपने काम के लिए तो आलसी होता है, पर दूसरों के काम के लिए बिल्कुल भी आलस्य नहीं करता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शरद ऋतु में जन्मे लोग प्रेमी पसंद होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा भागम भाग इनके जीवन में नहीं होता। और एक और भी इनकी कुंडली में जो थोड़ी कमज़ोर बात कहूँगा, वार के स्वामी दशाओं में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जैसे इनका जन्म शनिवार को हुआ है और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे होते नहीं हैं। तो इनके जीवन में जो शनिवार का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मायने रखने वाला या प्रभावित करने वाला होता है। इनकी कुंडली के लिए शनि उच्च के होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के उच्च के होकर के विषदोष बना रहे हैं और वहाँ टाइट कंजंक्शन का विषदोष बना है। मतलब शनि और चंद्रमा जो एक साथ बैठे हैं वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित चंद्रमा अपने आप को कर रहे हैं। 12वें भाव में चंद्रमा के बैठ जाने से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जा करके भाग्य भंग योग लगा देते हैं चंद्रमा, क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं, नीचा विलासी हैं और इस कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं जो कि शनि हैं। हालांकि केंद्र के अधिपति होते हैं शनि, पर इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि लग्नेश के मित्र नहीं होते, समभावस्थ होते हैं। समता का संबंध होता है, न तो मित्र न तो शत्रुता का भाव होता है और व्यक्ति अति व्यय के कारण परेशान रहता है और व्यक्ति के जीवन में व्ययशीलता बनी रहती है सदैव ही। शनिवार को जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा दुखी प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा कठोर बोलने वाला और दूसरों के ऊपर धन खर्च करने की नौबत सदैव ही जीवन में आती रहती है। ये भले किसी दूसरे का खाना न चाहे, मतलब किसी का भी धन लेना न चाहे, पर फिर भी इनको अपना धन दूसरों के ऊपर खर्च करना पड़ता है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से धनी हैं। मान प्रतिष्ठा पद का व्यक्ति धाता होता है, धारण करने वाला होता है। ज्ञानी होने के साथ साथ विलक्षण बुद्धि के स्वरूप में व्यक्ति के पास सदैव ही बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान भी होता है। विषकुंभ योग, कौलव कर्ण, शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में
भविष्य को देखने की शक्ति बड़ी अद्भुत होगी। और एक बात जो और भी इस कुंडली में बनेगी, वो बनेगी कि इस कुंडली के जो शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में राजसिक और सात्विक गुणों का प्रवाह आसानी से देखा जाता है। मतलब जब सात्विक गुणों का प्रभाव होगा व्यक्ति के ऊपर, तो वो पूजा पाठ, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे, धर्म को समझने वाला, व्रत उपवास आदि, दान होम जप आदि में विश्वास करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, लेकिन इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त उसके पास जीवन की अद्भुत महत्वाकांक्षा उसके साथ होती है। वो जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने किसी भी व्यय के लिए कभी भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहता है। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। पंचांग तो मैंने जो बात कही उसमें जो स्थिति बनी हुई है, जैसे सूर्य इनकी कुंडली में बैठे हैं कन्या राशि में, और वहां से वो नीचाभिलाषी भी हो जाते हैं। नीचाभिलाषी होने के कारण कई बार व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमजोरी भी होती है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच जो दूरी है वो एक घर दो घर के बाद है। चंद्रमा के ठीक पीछे सूर्य बैठे हैं, ये योग भी बनाएगा, जिसके कारण व्यक्ति में व्ययशीलता रहती है और कई बार उसके पास जिम्मेदारी रहती है। मैंने वही देख करके कही थी बात। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा होंगे, सूर्य से एक घर ही आगे बैठे हैं, तो शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते नहीं हैं, ये पापग्रह होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में प्राइवेट सेक्टर या फिर कई बार सरकारी नौकरी में भी कुछ हद तक नौकरी के योग बन जाते हैं। हालांकि इनकी कुंडली में जो लग्नेश हैं वो दशम स्थान में दिग्बली होकर के बैठे हैं और शुक्र जैसे ग्रह के संग बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के 12वें भाव के अधिपति हैं। इस कारण से और जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग एक साथ लाभ भाव में बैठा है, इसके कारण व्यक्ति को विलक्षण योगों का निर्धारण करने वाला बना देंगे। मैं इनकी कुंडली का लग्न स्पष्ट करूं तो लग्न 3 डिग्री 32 कला का अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हैं ये, और शनि इस कुंडली के लिए उच्च के होकर के बैठे हैं। इस वजह से चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस कुंडली के लिए शनि की दशा कुछ न कुछ हद तक अच्छे परिणाम करने वाली अवश्य होती है। लग्न 14 डिग्री का नहीं बना, गुरु 14 डिग्री के बने हैं अनुराधा नक्षत्र में, और शनि जो बने हैं वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। हालांकि यहाँ पे गुरु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा विलक्षण है, जिसके कारण व्यक्ति में धनवान, और इस कुंडली के लिए शुभ अंक भी 9 ही होता है। तो इस कुंडली के लिए धन भाव और पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं गुरु। धन भाव और पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न में 14 डिग्री के युवावस्था में बैठे हैं। शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि इस कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, और इसके कारण इस जातक की कुंडली में शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। साथ ही साथ गुरु भी अपना 100% परिणाम देने वाले होंगे, और निश्चित रूप से उनका परिणाम जातक को सकारात्मक प्रभावों के साथ रहने वाला होगा। केतु 24 डिग्री के बैठे हैं और राहु जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे और केतु ज्येष्ठा में। हालांकि यहाँ पे जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पे राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि राहु को शुभदायी बनाएगी, लेकिन राहु फिर भी यहाँ पे व्यक्ति को व्यापारिक किस्म का बना देते हैं, और व्यक्ति अपनी नौकरी को लेकर के कई बार परिवर्तनशील होता है या जगह बदलने की कोशिश या ट्रांसफर के बारे में सोचता रहता है। या कई बार सप्तम स्थान के राहु उच्च के होकर के बैठे हैं, 24 डिग्री के बैठे हैं, ढलान पे बैठे हैं, और इस कुंडली में गुरु से वो दृष्ट हो रहे हैं। बाकी अन्य किसी भी शुभ ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है। लग्नेश का संबंध 12वें भाव के अधिपति और इस कुंडली के लिए मार्केश के साथ लग्नेश का बैठना दशम स्थान में इस व्यक्ति के सुखों को और सुखों से वंचित करने वाला बना देता है। इनका दाम्पत्य टूटा हुआ है, ये इनका विवाह विच्छेद हो गया है, इन्होंने मुझे ऐसी बात बताई। तो इसके पीछे का कारण मैं तो यही कहूंगा कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु तो नहीं, पर 12वें भाव में शनि और चंद्र का जो योग बना है वो बिस्तर के सुख को कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण महिला को या इनको जो इनकी कुंडली है उसमें व्यक्ति को बिस्तर का सुख नहीं मिलता है, मतलब पति के साथ एकांत में रहने का सुख नहीं मिलता, जिसके कारण व्यक्ति को शारीरिक संबंधों के सुख का दोष उत्पन्न हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि चतुर्थ स्थान का पूरक भाव 10वां भाव होता है, और दशम स्थान में ही मंगल का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव जो मार्केश हैं वो व्यक्तित्व को मार रहे हैं। तो इस व्यक्ति पे कठोर या गलत तरीके से इसको ट्रीट करने के कारण या गलत तरीके से इन पे व्यवहार या दुर्व्यवहार के कारण इनको
दाम्पत्य में कमजोरी करते देखा जा रहा है या फिर दाम्पत्य को टूटते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि सुख भाव पे मंगल और शुक्र जैसे दो पापक ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से या एक अच्छे भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ जाने से कमजोरी होती है। ये इसकी बात है। दूसरा है कि नवांश कुंडली में भी इनकी कुंडली में दो दाहक ग्रह सूर्य और मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। वो आपको आज के शाम के कार्यक्रम में मिल जाएगी बात, जिसमें सूर्य और मंगल 12वें भाव में बैठ करके पति और पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप देते हैं और दोनों एक दूसरे से बिलगांव में चले जाते हैं। यहाँ पे ये बात बहुत ही आवश्यक होगी कि आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में कठोर ग्रहों का बैठना आपके बिस्तर के सुख को प्रभावित और बिस्तर के सुख से वंचित करता है। क्लियर है? जन्म कुंडली में जब जन्म कुंडली के चंद्रमा या नवम भाव के अधिपति, जैसे कि इनकी कुंडली में नवम भाव के अधिपति चंद्रमा 12वें हैं, इस कुंडली में तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के अधिपति शनि के साथ विष दोष के प्रभाव में जाकर के व्यक्ति के पति और पत्नी के बीच के संबंधों और मन मुताबिक जो वार्तालाप होती है उसको कमजोर करने का बीड़ा उठा लेते हैं। यहाँ शनि बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, चतुर्थेश होने के साथ साथ वो तृतीय भाव के भी अधिपति होते हैं। इसके कारण कि उन्हें तृतीय भाव का भी सुख नहीं मिल पाता या तृतीय भाव के अधिपति होने के कारण चतुर्थ भाव के अधिपति होने के बावजूद भी उन्हें दोष लग जाता है। इसके कारण कई बार व्यक्ति को सास और ससुर का सुख नहीं मिलता या अपने परिवार से विच्छेद में जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि जो जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं 12वें, उनकी तीसरी दृष्टि शत्रु के घर पे पड़ रही है, जहां के अधिपति गुरु पहले ही राहु और केतु और मंगल के संपर्क में आ रहे हैं। अन्य किसी ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से व्यक्ति के संबंधों में खटास या कई बार व्यक्ति सत्य बोलने के कारण दुश्मनी मोल लेता है। ये पक्की बात है। इनकी कुंडली में तृतीय और चतुर्थ भाव का संबंध कमजोर हो रहा है, जिसके कारण कई बार भाग्य को मेहनत करनी पड़ती है या कई बार भाग्य भाव पे शनि की जो शत्रु दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पे, इसके कारण और भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें बैठे हैं और गुरु से द्विद्वादश के संबंध में हैं। इस कारण से कई बार इनको ऐसा दोष लगेगा कि ये अपने मन की है या अपने मन से करना चाहती हैं जो कुछ भी ये करती हैं। इसके कारण कई बार इन्हें परेशानी का माहौल झेलना पड़ता है और विवाह कमजोर हो जाता है। इसके कारण कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति होकर के शनि 12वें भाव में बैठे हैं, नक्षत्र स्वाति का लेकर के व्यक्ति के मन मस्तिष्क को परेशान करने का, कमजोर करने का एक भाव पैदा करते हैं। और साथ ही साथ वो जहां जहां देखते हैं, मतलब शनि की दृष्टि यहाँ के लिए भी अच्छी नहीं है, शनि की दृष्टि यहाँ भी नीच की है और शनि की दृष्टि यहाँ भी शत्रु की है। तो इस कुंडली के लिए शनि जहां बैठे हैं वहां पे भी ठीक नहीं है। उच्च के भले होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति में न्यायप्रीत्या और विदेश गमन, जन्म स्थान से दूर रहने का योग बना देते हैं, लेकिन फिर भी उनको कई सारी समस्याएं जैसे दुश्मनी हो जाए, शत्रु हो जाए, बेवजह की परेशानी हो जाए, वाणी कठोर हो जाए और कई बार दाम्पत्य का सुख कमजोर हो जाए, भाग्य का सुख कमजोर हो जाए, इन सब चीजों से व्यक्ति को वंचित होते देखा जाता है। अब आपको मैं इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे लेके आता हूं और तृतीय भाव, ये दोनों भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में। पीछे सूर्य और बुध बैठे हैं जो शनि का बल वृद्धि करेंगे, लेकिन आगे गुरु राहु केतु के अगर संपर्क में नहीं होते। और किसी भी महिला जातक की कुंडली के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसके पति के सुख के लिए। गुरु से 4 घर आगे जब आप देखते हैं तो उस भाव का अधिपति उच्च का तो है, मतलब पति है, पर उच्च का 12वें बैठा मतलब ना के बराबर है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति जो शुक्र बनते हैं वहां पे राहु डबल मारक हो जा रहे हैं। उसके बाद इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र जा करके नीचाभिलाषी हो रहे हैं, शुभग्रह होकर के अपने भाव से 4 घर आगे लग्नेश के संग बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को अपने पति के साथ सुख का न मिलना और किसी दूसरे का मुंह ताकने का बल बढ़ता है। मतलब अब व्यक्ति को अपने पति से वो सुख नहीं मिलेगा, अब उसको किसी दूसरे विवाह के संपर्क में आना पड़ता है और दूसरे विवाह में जाना पड़ता है। ऐसे चीजें होती हैं। आप सिर्फ सप्तम भाव में राहु को बैठा देख करके ये फलादेश नहीं कर सकते कि जातिका का दाम्पत्य खराब है। जातिका के सप्तम भाव
के अधिपति अगर कमज़ोर भाव में बैठे हैं, वैसे एक बात और भी है, मैंने इस पे कार्यक्रम भी बनाया था कि जन्म कुंडली के दशम स्थान पे शुक्र अकेले बैठे होते हैं तो ठीक नहीं होते, और जन्म कुंडली के दशम स्थान में मंगल अकेले होते हैं तो ठीक नहीं होते। अकेले नहीं बैठना चाहिए, उनको किसी के संग बैठना चाहिए, और ये दोनों ही ग्रह एक साथ बैठे हैं, जिसके कारण एक दूसरे के बल की वृद्धि तो कर रहे हैं, पर वो सुख का कमज़ोर पक्ष उजागर भी कर रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति लग्न में, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, उसका यश मिल जाता है, उसको धर्म का सुख मिलता है, वो कृतज्ञ होता है। और कम से कम, जैसे इनका जो जन्म नक्षत्र है वो स्वाति का है, राहु का नक्षत्र है, दिन जो जन्मी है वो शनिवार को जन्मी है, लग्न में राहु केतु का प्रभाव है, और पंचमेश राहु केतु के संपर्क में होने से ये एक नेगेटिव प्रभाव पैदा करेगा व्यक्ति के दाम्पत्य और साथ ही साथ पति और पिता के सुख के मामले में। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। छठवें भाव के अधिपति का दसम भाव में जाना नौकरी देता है, और छठवें भाव के अधिपति से गुरु का केंद्र में होना दशम भाव की वृद्धि करता है। और जन्म कुंडली में ये जातिका अपने पिता से संबंधित या पिता जो कारोबार करते आए हैं, अगर वो जो भी काम करें उसमें व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा करने वाला, व्यापार तो नहीं पर व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है, और यही नहीं, उसकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है, उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो दूसरों को समझता बहुत अच्छे से है। एक बात और भी होगी कि मंगल के संग शुक्र के बैठ जाने से ये कई प्रकार से व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास करा देता है, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो समाज को दिखा नहीं पाता है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जो जितना अच्छा होता है, कई बार उसे उतनी अच्छाई सामने वाले से मिलती नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में, मैंने बात कही कि बैठे हैं नीचा भिलासी, नक्षत्र मघा का है, और वो केतु जन्म कुंडली में लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को राहु का दंश झेलना पड़ रहा है, इसके कारण परेशानी बनी है। सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को वापस से विवाह में जाने वाला भी बना रहा है। अष्टम भाव इस कुंडली में कम पैसों पे नौकरी, आरंभ में मेहनत, बुद्धादित्य योग का बनाना, रिसर्च बहुत अच्छा होना, अपने बल पे बहुत सारी चीज़ें कर लेना, और व्यक्ति के जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बन रहा है। नवम भाव पे गुरु का उच्च प्रभाव और नवमेश का 12वें शनि के संग जाना, पिता और माता के सुखों में से माता के साथ संबंधों को ठीक, माता की आयु का अच्छा जाना, उनकी सेवा करना, और साथ ही साथ ससुर का बहुत ही मजबूत होना। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में ससुर से लाभ प्राप्त होना, और साथ ही साथ अगर पति दुश्मन बन जाए तो फिर वो हारने के लिए नहीं होता, हराने के लिए होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की आयु भी जो अष्टम भाव की है, यहाँ बुध आयु के रक्षक होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों की वस्तुतः आयु 75 वर्ष 3 महीने के करीब करीब होती है, ऐसा है। इसके साथ साथ इनकी कुंडली में जो बुध बने हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, और वो सूर्य के संग ही बैठे हैं, जिसके कारण कम से कम व्यक्ति में बुद्धिमत्ता का योग जागृत होता है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में एकादशवें भाव का बलवान हो जाना जातक के जीवन के संपूर्ण इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के साथ साथ उसको कई जगह से धन प्राप्ति का योग, सूद ब्याज पे पैसे चलाने वाला, और 2 रुपए का पैसा कमा करके 20 रुपए में बदल देने वाला भी बना देते हैं। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बड़ी ऊंची और स्पष्ट बुद्धि का होता है, तार्किक होता है और ज्ञानी भी होता है। दशम भाव जन्म कुंडली में ठीक बना है, क्योंकि उस भाव में मित्र बैठे हैं मंगल, और उस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं। हालांकि वो भाव और उस भाव के अधिपति धन का योग भी लगा रहे हैं, तो मैं उसे कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, पर फिर भी दशम भाव के अधिपति का एक घर आगे जाना और चंद्रमा जैसे मित्र के नक्षत्र में बैठने से सूर्य में इमोशनल एक्टिविटी देखी जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में सहृदयता का भाव प्रकट होता है, और वो विलक्षण बुद्धि के साथ अपने संपूर्ण लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भी होता है। एकादशवां भाव इस कुंडली का सबसे मजबूत और प्रबुद्ध भाव बना है। उसी के साथ साथ इस कुंडली का 12वां भाव कमजोर और परेशान करने वाला बन रहा है।
इस कुंडली में कई बार व्यक्ति को दूसरों के कारण परेशान होते ज़्यादा देखा गया है। हालांकि इस कुंडली में चंद्रमा 12 में 13 डिग्री के बैठे हैं, सूर्य 20 डिग्री के बैठे हैं, मंगल जन्म कुंडली में 11 डिग्री के बैठे हैं मघा नक्षत्र में, बुध 5 डिग्री के थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति में तार्किक बल और तर्क शक्ति को कमज़ोरी में देख रहा हूँ। ऐसे हालांकि ये जो स्थिति बनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। व्यक्ति कम से कम धर्म को समझने वाला, धर्माचरण करने वाला, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला और निसंदेह ही लाभ के संयोग में जाने वाला भी होता है। 12वां भाव मैंने चर्चा की। अब एक बात आपको और बताता हूँ। अभी इनकी कुंडली में 2022 के जून से शनि में राहु चल रहे हैं और ये डबल महीन बहुत तरीके से व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि शनि पहले ही लग्नेश के मित्र नहीं होते। उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ जा रही है, दूसरे भाव पे, छठवें भाव पे और भाग्य भाव पे, कहीं भी अच्छी नहीं है। ऊपर से जो शनि बैठे हैं वो भाग्येश को भी कमज़ोर कर रहे हैं, जिसके कारण भाग्य का बल भी व्यक्ति का अवरुद्ध हो रहा है। चंद्रमा का प्रभाव 12 में है, इस वजह से भी कई बार परेशानी का माहौल व्यक्ति के जीवन में खड़ा होता है। इनकी कुंडली के लिए मंगलवार और गुरुवार का दिन अच्छा है। नक्षत्र इस कुंडली के लिए हस्त, अनुराधा, स्वाति, पुष्य और शतभिखा, ये नक्षत्र अच्छे हैं। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए अगर अंक कहें तो 9 अंक अच्छा है। धन कमाने के लिए इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी दिशा पूरब रहेगी। इसके साथ साथ ये दक्षिण दिशा की तरफ भी यात्रा कर सकता है। एक बात और बताता हूँ, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के कारण व्यक्ति में कई बार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक्टिविटी में लिप्त होते देख रहा हूँ, या कई बार वो किसी दूसरे पे सामान्यतया बहुत जल्दी ही विश्वास कर लेता है। चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को धनी मानी और धनाढ्य बनाने के साथ साथ थोड़ा रुग्ण भी बना रहे हैं। मंगल का प्रभाव व्यक्ति को धार्मिक और क्रिएटिव बना रहे हैं मघा के कारण। बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठा है उसके आधार पर व्यक्ति में विलक्षणता और तार्किक बल मिल रहा है। साथ ही साथ वो पूर्वजों का आदर करने वाला और मंत्र को जपने वाला भी बना देता है। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में नौकरी प्राप्त करने वाला, शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को अनुभवी और अनुभवी बनाने वाला, शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में व्यक्ति को और भी ज़्यादा विलक्षणता से उसके प्रभावों में विलंब देने वाला बन रहा है, और राहु का प्रभाव इस कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पे 25% अच्छे और 75% कमज़ोर परिणाम के साथ, हालांकि केंद्र में सप्तम भाव में बैठे हैं, उस भाव का अधिपति उस केंद्र में ही बैठा है शुक्र, इस वजह से राहु बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं दे रहे हैं। अगर शुक्र केंद्र में नहीं बैठे होते तो कमज़ोरी हो जाती। वैसे सप्तमेश अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में अपने भाव से बैठे हैं, अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, नीचा विलासी हैं, किसी भी शुभ ग्रह का उन पर कोई प्रभाव नहीं है, मंगल से प्रभावित हैं, इस वजह से भी सप्तम भाव परेशान और कुपित महसूस होता है। इतनी सारी चीज़ें इस कुंडली के आधार पे गुरु की दृष्टि पंचम भाव के लिए और नवम भाव के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ सप्तम भाव के लिए गुरु और राहु का संपर्क बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, जिसके कारण कई बार पति बहुत ही हठी, जिद्दी, गुस्सैल, क्रोधी, कामी और अपने मन का करने वाला, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन को कमज़ोर करने वाला, नारकीय बनाने वाला हो जाता है। वो खुद भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, सामने वाले को भी ऐसा करने से रोकता है, और कई बार उसके भोजन और उसके रहन सहन का स्तर कहो काफ़ी कठोर और कमज़ोर होता है। इनका अपना व्यक्तित्व तो ठीक है, गहरा है, कमज़ोर नहीं है और धनवान भी बना हुआ है। ये कुंडली सदैव ही इच्छाओं की पूर्ति करने वाली और संपूर्ण तरीके से मजबूत बनी हुई है। कमज़ोरी 12वें भाव की है और जन्म कुंडली में सप्तम भाव के राहु, शुक्र के नीचाभिलाषी, मंगल के दशम स्थान में अकेले बैठ जाने के कारण मंगल की दशा भी कई बार अच्छी जाने के साथ साथ थोड़े थोड़े मीठे खट्टे संबंधों का बनाने वाला। इस व्यक्ति को पसंद है चीज़ें खट्टा, तीखा और चटपटा पसंद ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। गुरु लग्न में है, बिल्कुल ही मांसाहार का भक्षण नहीं करना चाहिए। भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत जो व्यक्ति अपने जीवन में लागू नहीं करता वो संपूर्ण जीवन परेशान और प्रभावित होता रहता है। भोजन में गाय के दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए, उससे कम से कम आपके अंदर सात्विकता और गाय माता के प्रति आपकी कृतज्ञता जाहिर होती है। कहीं पे भी अगर मिल जाए तो गाय को छू करके अवश्य ही प्रणाम कर लेने से उस दिन के नहीं समस्त पुण्य के जागृति का फल मिलता है। और तुलसी के दल का
स्पर्श करके उनको प्रणाम करने से व्यक्ति के समस्त पापों का प्रक्षालन हो जाता है। तब तक के लिए विशेष कार्यक्रम आज शाम में मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।